डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिकी हमलों से फिर दहला ईरान, 140 ठिकानों पर किए हमले, ईरान का भी पलटवार, अरब देशों पर दागी मिसाइलें, वहीं लेबनान पर इजराइल ने फिर किए हमले। सोमवार से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र हुआ आगाज, विधानसभा में राम मंदिर चंदा चोरी पर हंगामा, भूपेश बघेल बोले लोगों ने चंदा दिया, डकैती बढ़ गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा राज्य का विषय नहीं, कार्यवाही स्थगित, मंगलवार को कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। लखनऊ में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, प्रदेश भर से आए फरियादियों से की मुलाकात, हर पीड़ित की समस्या के समाधान के लिए निर्देश। सीएम योगी ने कहा अपराधियों के लिए यूपी में जगह नहीं, पुलिस करे सख्त कार्रवाई, अवैध कब्जे से जुड़े मामलों में दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में याचिकाकर्ता फलाहारी महाराज का दावा, हिंदू पक्ष न्यायालय के बाहर समझौते के लिए तैयार, मुस्लिम पक्ष को 10 एकड़ जमीन और अलग स्थान पर मस्जिद निर्माण खर्च देने की पेशकश। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भीषण हादसा, पब में लगी भीषण आग, 27 लोगों की दर्दनाक मौत, 63 से ज्यादा घायल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक और सैन्य अभियान चलाते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य होर्मुज़ जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरानी क्षमता को कमजोर करना है। सेंटकॉम के अनुसार कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर की गई। ईरान ने इन हमलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर सैन्य हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य होर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। सेंटकॉम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ये कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर की गई है ताकि ईरानी बलों को उनके कदमों के लिए जवाबदेही ठहराया जा सके। ईरान के विदेश मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों में हुए अमेरिकी सैन्य हमलों की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन बताया है। अमेरिका ने रविवार को ईरान में 140 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने ये कहा है कि होर्मुज़ स्ट्रेट ईरान के लिए कई परमाणु बमों से भी ज्यादा अहम है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के नबातिये जिले के कफर तैबनीत कस्बे पर गोलीबारी की। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच एशियाई कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। मानसून सत्र में राम मंदिर के चंदे में कथित गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत कांग्रेस विधायक चंदा चोरी के पोस्टर लेकर सदन पहुंचे। महंत ने आरोप लगाया कि राम भक्तों की आस्था के साथ धोखा हुआ है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री अजय चंद्रकार ने कहा कि ये विधानसभा और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्थगन प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया था, लेकिन उसमें डकैती पड़ गई। इससे पहले प्रश्नकाल में विधायक लता उसेंडी ने कोंडागांव स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में बीएड डीएड पाठ्यक्रम संचालित नहीं होने और रिक्त पदों का मुद्दा उठाया। सत्र की शुरुआत तीजन बाई को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले तीजन बाई का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने पंडवानी गायन से छत्तीसगढ़ को विश्व भर में पहचान दिलाई। सत्र के दूसरे दिन यानी कल कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। विधानसभा में भाजपा के स्पष्ट बहुमत के कारण प्रस्ताव के पारित होने की संभावना नहीं है।
अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए हर फरियादी से मुलाकात की, उनकी शिकायत सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। अवैध कब्जे से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत मिलने पर ऐसे मामलों की सख्ती से जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें। धमकी के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है, पुलिस ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री योगी के समक्ष अवैध कब्जे से जुड़े मामले आए, जहां पीड़ितों ने आरोपियों पर धमकी देने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने फरियादियों के प्रार्थना पत्र लेकर शासन के अधिकारियों को प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और अवैध कब्जा करने वाले व धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अपराध व कब्जे से जुड़े मामलों की विवेचना में तेजी कर पीड़ितों को समय पर न्याय और दोषियों को दंड दिलाया जाएगा। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही खींचतान अब दिल्ली तक पहुंच सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खेमे ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं हुआ तो वे दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चन्नी गुट दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। राहुल गांधी इस सप्ताह चन्नी समर्थकों को बातचीत के लिए दिल्ली बुला सकते हैं। चन्नी गुट के नेता दिल्ली में भी हाईकमान के सामने वैसा ही प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, जैसा गत शनिवार को प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल के समक्ष किया गया था। चन्नी गुट प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वनडिंग को हटाने की मांग पर अड़ा है। बघेल ने स्पष्ट कहा है कि मौजूदा फैसले में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, लेकिन वह पार्टी नेताओं की बात हाईकमान तक पहुंचा देंगे। चन्नी गुट को उम्मीद है कि उनके पक्ष में बड़ी संख्या में विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के समर्थन को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान जल्द हस्तक्षेप करेगा। चन्नी गुट के 92 हलकों के मौजूदा और पूर्व विधायक तथा चुनाव लड़ चुके नेता 2027 के चुनाव में अपनी टिकट पक्की करने के लिए दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए खुशी तैयार हैं। विदेश से राहुल गांधी भी लौट आए हैं और संभावना है कि भूपेश बघेल से स्थिति की रिपोर्ट लेने के बाद वो पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उनके गुट के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, ओपी सोनी व परगट सिंह से बातचीत के लिए इसी सप्ताह दिल्ली बुला सकते हैं उन्हें। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर उत्तराखंड भाजपा संगठन ने राजधानी देहरादून में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री, सभी विधायक, मंत्री, सांसद और बूथ लेवल एजेंट यानी कि BLA ने प्रतिभाग किया। बैठक का मुख्य फोकस आगामी चुनावों की तैयारियों और मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर रहा। उल्लेखनीय है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने के लिए SIR का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को फॉर्म 6 सही तरीके से भरने की ट्रेनिंग दी गई, ताकि छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में जुड़ सके। साथ ही फॉर्म 7 भरने का प्रदर्शन भी किया गया, जिससे गलत तरीके से जुड़े नामों को सूची से हटाया जा सके। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये बैठक देश के लोकतंत्र को मजबूत करने और चुनाव आयोग के साथ सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्रावणी मेला को लेकर स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसी कड़ी में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने देवघर सदर अस्पताल और जिले के निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इरफान अंसारी ने एम्स देवघर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान केंद्र सरकार के स्वास्थ्य संस्थानों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। एम्स इलाज के लिए बना है, राजनीति के लिए नहीं। यदि वहां मरीजों का समुचित इलाज नहीं होगा तो केवल रेफर किया जाएगा, तो एम्स की स्थापना का उद्देश्य ही सवालों के घेरे में आ जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बिना किसी का नाम लिए भाजपा के नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि एम्स में राजनीतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि एम्स को राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। यदि वो राजनीति का अड्डा बनेगा तो वो सख्ती दिखाएंगे और एम्स में ताला जड़ने का काम करेंगे। साथ ही कहा कि संस्थान के प्रबंधन पर भी राजनीतिक दबाव रहने की बात सामने आती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और इसे स्थानीय स्तर पर एक राजनीतिक बयान के रूप में देखा जा रहा है।
धनबाद के बागमारा से सांसद डुल्लू महतो ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी को अपने अधिवक्ता के जरिए 2 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है, जिससे सांसद द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि निरसा विधायक ने हाल ही में आयोजित एक प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रिंट, डिजिटल एवं सोशल मीडिया के मंचों पर सांसद और उनके परिवार के खिलाफ ऐसे बेबुनियादी और झूठे बयान दिए हैं जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा है। वहीं विधायक को मिले नोटिस के मुताबिक उन सभी आरोपों का व्यापक स्तर पर प्रसारण और प्रकाशन हुआ है, जिससे सांसद की सामाजिक, राजनीतिक और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि सांसद डुल्लू महतो का ये भी पक्ष है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। विधायक को मिले कानूनी नोटिस में ये कहा गया है कि उनके इन बयानों के कारण सांसद और उनके परिवार को मानसिक पीड़ा, सामाजिक असहजता और मानहानि का भी सामना करना पड़ा है। साथ ही नोटिस में अरूप चटर्जी से 7 दिनों के अंदर बिना किसी शर्त के सार्वजनिक लिखित माफी मांगने के 8-7 सभी आरोप का खंडन करने और इससे संबंधित सभी वीडियो, पोस्ट व अन्य सामग्री को सोशल मीडिया सहित सभी प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भविष्य में भी यदि कोई उनकी छवि को निराधार आरोपों के जरिए नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास भी लोग आए थे और पूरी रेवानी समाज आए थे जो जमीन जो है वो जबरन उसको कब्जा करना चाहते हैं। जो 10 करोड़ की जमीन है उसको 3 करोड़ में लेना चाहते हैं और ये भी बोला गया जो अगर तुम लोग नहीं दोगे तो पुलिस को 20 लाख दे के हम जमीन हथिया लेंगे। और वो देखा भी गया जो पुलिस वहाँ रात को करीब 11 गाड़ी पुलिस जाके महिलाओं को मारपीट किया, जो पिलर बनाए थे वो तोड़ दिया। खान का बहुत बड़ा शूटर है, ये प्रिंस खान का शूटर है, देख लीजिए आप लोग। अरूप चटर्जी जी, माननीय विधायक जी, सबसे ईमानदार निष्ठावान विधायक जी, बताए कि ये कौन है और इसका संरक्षण कौन दे रहा है। उत्तर प्रदेश ने विधानसभा चुनाव से पहले बुलंदशहर में राजनीतिक सरगर्मियां तेजी से वहां बढ़ रही हैं। डिबाई विधानसभा क्षेत्र से पूर्व बाहुबली विधायक श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पूर्व विधायक खुलेआम महिलाओं और पुरुषों को पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पूर्व विधायक गुड्डू पंडित डिबाई विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो खेतों में काम कर रही महिलाओं के पास जाकर उन्हें रुपए दे रहे हैं। चौराहों पर खड़े आम लोगों और राहगीरों को रोक रोक कर खुलेआम पैसे बांट रहे हैं। ये वीडियो बुलंदशहर के डिबाई विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गाँव का बताया जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब गुड्डू पंडित का ऐसा कोई वीडियो सामने आया है। अपने दबंग अंदाज और विवादित बयानों के लिए मशहूर पूर्व बाहुबली विधायक पहले भी कई बार आम जनता के बीच इसी तरह पैसे बांटकर सुर्खियों में रह चुके हैं। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह सरेआम पैसे बांटने के पीछे पूर्व विधायक का क्या मकसद है। फिलहाल इस वायरल वीडियो पर स्थानीय प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने एक निर्णय में स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से बर्खास्त किए गए शिक्षक को बहाली के साथ साथ बकाया वेतन, वरीयता और अन्य सभी लाभों का हकदार माना जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि बहाली का अर्थ यथास्थिति बहाल करना है, यानी शिक्षक को उसी स्थिति में लाया जाएगा जैसी उसकी बर्खास्तगी से पहले थी। कोर्ट अपने आदेश में कहता है कि याचिकाकर्ता को उसकी नौकरी से वंचित कर उसे पीड़ित किया गया है और उसे न्याय पाने के लिए बार बार अदालत का सहारा लेना पड़ा है। इस संबंध में विनोद कुमार राय की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। प्रार्थी विनोद कुमार राय गिरिडीह जिले के लंगटा बाबा कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान के व्याख्याता थे। उन्हें वर्ष 2008 में कॉलेज के शासी निकाय ने बिना किसी विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। वर्ष 2005 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कुलपति को 3 सदस्यीय समिति गठित कर जांच करने का निर्देश दिया। समिति ने प्रार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाए, फिर भी वर्ष 2008 में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।
मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मामले में हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि वो न्यायालय के बाहर समझौते के लिए तैयार है। हिंदू पक्ष के अनुसार उसने मुस्लिम पक्ष को 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने और मस्जिद निर्माण का पूर्व खर्चा वहन करने का प्रस्ताव भी दिया है। याचिकाकर्ता फलाहारी महाराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिकाओं यानी कि SLP पर सुनवाई के दौरान पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से समझौते का प्रयास करने का निर्देश दिया था। उनका आरोप है कि निर्धारित प्रक्रिया के दौरान मुस्लिम पक्ष लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। हिंदू पक्ष का कहना है कि वो विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान चाहता है, जबकि मुस्लिम पक्ष पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1951 का सहारा लेकर मामले को लंबा खींचना चाहता है। फलाहारी महाराज ने दावा किया कि हिंदू पक्ष पहले ही न्यायालय में खसरा खतौनी की प्रतियां, पुरानी खेवट की नकल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे मुआवजे से संबंधित दस्तावेज, पानी और बिजली के बिल तथा 13.37 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री सहित विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत कर चुका है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष के पास अपने दावों के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हिंदू पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि ईदगाह मस्जिद समिति के पास पानी और बिजली के नियमित बिल नहीं है। साथ ही ये दावा किया गया कि पूर्व में उनकी शिकायत पर विद्युत विभाग ने बिजली चोरी का मामला पकड़ा था और समिति पर लगभग 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। फलाहारी महाराज ने कहा कि हिंदू पक्ष न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से समाधान चाहता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाईचारे की बात करने वाले मुस्लिम पक्ष के नेता व्यवहार में समझौते की पहल नहीं कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने मथुरा लोक अदालत में श्री कृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई के लिए आपस में समझौता करने के लिए निर्देश दिया था। हिंदू पक्ष लोक अदालत में पहुंचा, लेकिन मुस्लिम पक्ष माननीय न्यायालय में नहीं पहुंचा। मुस्लिम पक्ष का शाम तक इंतजार किया गया था, लेकिन वह नदारद रहा। हिंदू पक्ष चाहता है कि यह फैसला जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। हमारी कृष्ण कन्या का जब जन्म हुआ, उस पर मुगल शासकों ने तलवार के दम पर अवैध कब्जा कर लिया था और मुस्लिम पक्ष ईदगाह कमेटी उस अवैध कब्जे को कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए पूजा उपासना अधिनियम 1991 के सारे लटकाने और भटकाने का प्रयास करता रहता है। अगली खबर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर ये सवालों के घेरे में आ गई है। खमतराई थाना क्षेत्र के युवक महेश दास की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। आत्महत्या से पहले का 59 सेकंड का एक कथित वीडियो सामने आया है, जिसमें महेश दास ने अपनी परेशानी बताते हुए कुछ लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि वीडियो में खमतराई थाने के पदस्थ आरक्षक प्रदीप सिंह यादव उर्फ बंटी सहित मोंगरा दास मानिकपुरी, गोपाल दास मानिकपुरी, प्रतिमा मानिकपुरी और गुरप्रीत का नाम लिया गया है। परिवार का आरोप है कि महेश लंबे समय से मानसिक दबाव और कथित प्रताड़ना से परेशान था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। कथित सुसाइड वीडियो की सत्यता में उसमें लगाए गए आरोपों और आत्महत्या की वजह की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इस मामले में लगाए गए सभी आरोप मृतक के परिजनों और कथित सुसाइड वीडियो में किए गए दावों पर आधारित हैं। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अगली खबर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में भीषण आग लगने से कम 27 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई अन्य घायल भी बताए जा रहे हैं। आग आधी रात के आसपास लगी है और तेजी से पूरे परिसर में फैल गई। दमकल विभाग ने लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के बाद प्रशासन ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। राहत कर्मियों ने बताया कि आग लगने की सूचना देर रात को मिली थी। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में उत्तरी बैंकॉक स्थित पब के मुख्य द्वार से ऊंची लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। लोग जान बचाने के लिए बाहर भागते नजर आए, जबकि आसमान में काले धुएं का घना गुब्बार फैल गया। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चारनविरकुल ने घटनास्थल पर पत्रकारों से कहा कि हादसे में 27 लोगों की मौत हुई है और कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल अधिकारी बैंकॉक के ताज़ा हादसे की विस्तृत जांच कर रहे हैं।
मृतकों और घायलों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।